बयाना में वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द होने का असली दोषी कौन? वक्फ बोर्ड बयाना की वक्फ जायदाद के मामले में मीटिंग कब बुलाएगा और क्यों नहीं बुला रहा है? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया और आप लोगों को मालूम भी है कि बयाना वक्फ जायदाद का मुद्दा और राजस्थान की और वक्फ जायदाद के मुद्दे हमने कई एपिसोड बनाए हैं थार न्यूज इकरा पत्रिका का जो वक्फ सीरीज है उसके अंदर। आज का ये जो वक्फ सीरीज का मुद्दा है ये बयाना की वक्फ जायदाद का है। तो इसे आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बयाना के अंदर जैसे कि हमने पहले के एपिसोड में बताया है कि एक तारीखी कस्बा है, बड़े तादाद में यहाँ वक्फ जायदाद हैं और वो बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई हैं। आज से नहीं, बरसों से खुर्द-बुर्द हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो बयाना के अंदर ये जायदाद खुर्द-बुर्द क्यों हुई हैं और क्यों हो रही हैं और इनका असली दोषी कौन है, ये सारा हम क्रमवाइज इसमें बताने की कोशिश करेंगे। वहाँ के हमने जो पदाधिकारी हैं वक्फ कमेटी के उनसे भी बात की है, वो भी हमने बताएंगे कि किसने क्या कहा है और वक्फ बोर्ड इसके ऊपर मीटिंग क्यों नहीं बुला रहा है। जो हर स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड होता है वो वक्फ जायदाद का निगरान होता है और वो कहीं भी अगर वक्फ के मामले में कोई गड़बड़ हो रही हो तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलाना, उस पर एक्शन लेना। वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, स्वायत्त शासी संस्था है। हमने वक्फ बोर्ड के मेंबरों से भी बात की है कि भाई बयाना के मामले में सब लोग खामोश क्यों हैं, तो हम ये सारे घटनाक्रम इसके अंदर आप बताएंगे ताकि आप आखिर तक इसको देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ जो खुर्द-बुर्द क्या हुआ है कि बयाना के अंदर जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मिराना शाही और मसाजिद, ईदगाह, ये जमीनें जो बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई हैं, निर्माण कार्य हुए हैं, कुछ जगह अभी चल भी रहे हैं। और यहाँ पर जो नगर पालिका का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है कि नगर पालिका ने यहाँ पट्टे जारी किए हैं। मिराना कब्रिस्तान के मामले में तो बताया जा रहा है कि 1972 में पट्टे जारी किए थे। यानी बड़े पैमाने पे नगर पालिका का नाम आ रहा है इन वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने में। अब नगर पालिका में कौन होते हैं, जाहिर सी बात है चेयरमैन होता है, नगर पालिका का जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। अब वो किसकी सह से कर सकते हैं, तो इसमें भी यह है कि जो वक्फ बोर्ड, जब भी वक्फ बोर्ड होता है, जो भी वक्फ बोर्ड हो, उसके जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, मेंबर हैं या जो वक्फ कमेटी के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, इन लोगों की और राजनीतिक लोगों के दबाव और मिली भगत के बगैर ये न तो कोई नगर पालिका कुछ कर सकता है न कोई और कर सकता है। तो एक चीज तो यह है कि बयाना में जो भी वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं आज तक या हो रही हैं, उसके अंदर वक्फ बोर्ड, जो स्थानीय कमेटी है, वक्फ कमेटी बोलते हैं वो, नगर पालिका बयाना, इनकी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे मिली भगत है। हालांकि कई केस मुकदमे भी चल रहे हैं इस मामले में। तो ये हो गया। अब राजस्थान में राज किसका रहा है? राजस्थान में जाहिर सी बात है कांग्रेस और भाजपा का रहता है। अभी भाजपा का है, पहले कांग्रेस का था। तो सबसे पहले ये सारा घटनाक्रम बताने से पहले जो हमने जो बात की है बयाना के अंदर, सलीम कुरैशी वहां नायब सदर हैं वर्तमान में, उनसे हमने फोन पे बात की और अभी वो नायब सदर हैं। 2013 से वो 2023 तक लगातार सेक्रेटरी रहे हैं। यानी वो बयाना की वक्फ कमेटी में 2013 से सेक्रेटरी बने थे, 23 तक सेक्रेटरी रहे। उनके कार्यकाल में 2-3 सदर रहे। अभी वो इस कमेटी में नायब सदर हैं। अभी वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मेरे कोई अधिकार नहीं दे रखे। तो सलीम कुरैशी ने जो बताया है वो ये बताया है कि बयाना का जो वक्फ कमेटी का अकाउंट है वो वहां की एक्सिस बैंक में था। वो अकाउंट भी ब्लॉक हो रखा है, उसके अंदर 7-8 लाख रुपए हैं, जैसा सलीम कुरैशी ने हमें बताया है। कितने हैं, क्या है, वक्फ बोर्ड वाले जाने और वक्फ कमेटी वाले जाने। 7-8 लाख रुपए हैं, सलीम कुरैशी ने बताया। और सलीम कुरैशी ने यह भी आरोप लगाया कि जो वहां सदर हैं लियाकत गद्दी, उन्होंने जो 2.5 से 3 लाख रुपए किराए की रसीदें काटी हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। ये बात सलीम कुरैशी ने बताई है। और सलीम कुरैशी के कार्यकाल में, यानी सेक्रेटरी 13 से 23 तक रहे हैं, इनके कार्यकाल में जो सदर रहे हैं
गबरुद्दीन सक्का नाम बताया जो इनके सदर रहे हैं, और बाबू खां नाम से वो भी सदर रहे हैं, और बिंदु खां ये सदर रहे हैं। और बिंदु खां जब सदर थे उस वक्त आईजी लियाकत साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, और सलीम कुरैशी को भी आईजी लियाकत साहब ने ही सेक्रेटरी बनाया था। ये सारी कहानी सलीम कुरैशी ने जो बताई है। और इनसे पहले जो वहां नौबत खां पटवारी साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वे वहां सदर थे, और उनके साथ में जो बताया जा रहा है रस्सो भाई वो सेक्रेटरी थे या उनके साथ काम करते थे। काफी साल उन्होंने यहाँ वक्फ का काम किया है। और यहाँ जो बताया जा रहा है, सलीम कुरैशी ने बताया कि जो मस्जिद सराय वाली है बयाना के अंदर, वो सीज हो रखी है 2011-12 में, और इसके अंदर बड़ा घोटाला हुआ था। ये बात सलीम कुरैशी ने बताई है। अब बात करें अगले पदाधिकारी की जो अभी सेक्रेटरी हैं, फिरोज मलिक। फिरोज मलिक ने क्या बताया है, ये आप सारी कहानी सुनने के बाद कुछ आपके पल्ले पड़ जाएगी कि इसमें कौन गलत है कौन सही है, या सभी सही है या सभी गलत हैं। जो सेक्रेटरी हैं फिरोज मलिक, उन्होंने बताया है कि जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो एडवोकेट रहीम खान हैं, और इन्होंने कहा है कि मैंने यानी सेक्रेटरी ने करीब 50 रसीद काटी हैं वक्फ की किराएदारों की बयाना के अंदर, और इसका जो अमाउंट है वो करीब 6 लाख रुपए आया। वो अमाउंट है उसका 7% हिस्सा है वक्फ बोर्ड में मैंने जमा करा दिया, और उसका हिसाब किताब भी मैंने वक्फ बोर्ड में दे दिया। ये बात फिरोज मलिक ने कहा कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने हिसाब किताब दे करके और सारा वक्फ बोर्ड में जमा करा दिया। फिरोज मलिक ने कहा है कि जो लियाकत गद्दी जो सदर हैं उन्होंने 60 के करीब रसीद काटी है, और इनका 5-6 लाख रुपए हिसाब बनता है जो इन्होंने वक्फ बोर्ड में कोई जमा नहीं कराया है, न कोई वहां कमेटी में हिसाब दिया है। लियाकत गद्दी कौन है? कमेटी के सदर। फिरोज मलिक कौन है? कमेटी के सेक्रेटरी। सलीम कुरैशी कौन है? कमेटी के नायब सदर। अब फिरोज मलिक ने बताया है कि जो नगर पालिका ने जो क्या किया कि वहां ईदगाह की जो 6 बीघा 11 बिस्वा जमीन है और 45 बीघा के करीब और जमीन है, ये जमीन नगर पालिका ने अलग अलग टाइम इसको सिवाय चक में शामिल कर दिया, और इसमें फर्जी पट्टों की बात भी है कि जाहिर सी बात है नगर पालिका में जो छोटा नगर पालिका है, स्थानीय विधायक वगैरह पूर्व विधायक अधिकारियों की मिलीभगत से पट्टे सट्टे जारी हो जाते हैं, तो ये नगर पालिका ने पट्टे भी जारी किए हैं। ये बात ये फिरोज मलिक कह रहे हैं। फिरोज मलिक ने यह भी बताया है कि इन तमाम मामलों को लेकर के जो स्थानीय कोर्ट है और वक्फ ट्रिब्यूनल है जयपुर के अंदर, और राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहे हैं और हम केस लड़ रहे हैं। अब फिरोज मलिक ने यह भी बताया है कि सरकारी विभागों ने भी बयाना की वक्फ जायदाद पे कब्जा कर रखा है, और कोई गजों में नहीं कर रखा, बीघाओं में कर रखा है। जो जलदाय विभाग है उसके पास 10 बीघा जमीन है जो उसने कब्जा कर रखा है, और बिजली घर है उसके पास 7-8 बीघा जमीन है वक्फ की, और इसी तरह एक बालिका कॉलेज को दी गई है वो भी 3-4 बीघा जितनी भी है, और पंचायत समिति का भवन है वो भी वक्फ पे बना हुआ है, और इनका किसी का किराया भी नहीं आ रहा है। ये बात सेक्रेटरी फिरोज मलिक ने बताई है। इन सरकारी विभागों के किराए के अलावा जो प्राइवेट किराएदारी है उसके अंदर भी फिरोज मलिक ने कहा कि करीब 2 लाख रुपए किराएदारी के बाकी है। फिरोज मलिक सेक्रेटरी बने थे 20 सितंबर 2023 में। अब एक बात सामने और भी आई है, हम इसके अंदर और भी एपिसोड बनाएंगे बयाना के अंदर कि बयाना की कहानियां क्या हैं। जो विनोद कुमार बट्टा नाम से एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जो भी फिरोज मलिक ने बताया है, और जो लियाकत गद्दी ने भी वो नाम बताया है, वो वैसे समुदाय से हैं, और नगर पालिका में उनका अच्छा खासा अमल दखल रहा है, यानी वे चाहते हैं उसी हिसाब से चेयरमैन बनता है, नगर पालिका चलती है, चाहे जयपुर में राजस्थान में कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। और बताया यह जा रहा है कि विनोद कुमार बट्टा खुद वक्फ के किराएदार हैं, और इनके टाइम में ये चेयरमैन वगैरह थे तब वक्फ की जायदादें वहां पट्टे वगैरह बनना, ये खुर्द बुर्द होना नगर पालिका के जरिए हुई है।
अब बात करें लियाकत गद्दी जो सदर हैं उनकी, उन्होंने क्या कहा है। लियाकत गद्दी ने कहा है कि मैंने जो रसीद काटी है वक्फ की किराएदार की, वो 16-17 रसीद काटी हैं और 2 से 2.5 लाख रुपए का मेरे पास हिसाब है। उन्होंने कहा कि मैंने ये हिसाब वक्फ बोर्ड में नहीं दिया है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्यों नहीं दिया उसका कारण बताया उन्होंने कहा कि मैं जब ये आवाज उठा रहा था तो मेरा कोई भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हैं और डॉक्टर खानू खां बुदवाली, सीईओ अबू सुफियान, ये लोग मेरा कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे सदर तो बना दिया लेकिन मेरा कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। और जब भी मैं कोई वक्फ जायदाद की खुर्द-बुर्द की बात उठाता तो बात को आई गई कर देते। इन्होंने कहा कि मैंने जो वक्फ के बयाना के करीब 16 जो मुकदमे हैं वो मैं लड़ रहा हूं और उन पे जो मैंने वकील वगैरह कर रखे हैं उनको मैंने फीस भी दे रखी है, वो फीस इसी 2-2.5 लाख रुपए में से दी है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मैंने 50,000 रुपए के करीब वक्फ जायदाद की कोई रिपेयरिंग, लिपाई पुताई ये करवाई है, ये उन्होंने बताया। लियाकत गद्दी सदर है, उन्होंने बताया है कि कसाई पाड़ा की एक मस्जिद है और उसकी 6 दुकानें हैं। उन दुकानों पे नायब सदर सलीम कुरैशी का कब्जा है। अब देखिए कौन क्या सच है कौन क्या झूठ है, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने भी सारा जो मामला इकट्ठा किया तो हमारे ही ऐसे लग रहा था यार इसमें सही कौन है और गलत कौन है। वो उसको गलत बता रहा है, वो उसको गलत बता रहा है, कोई सदर को गलत बता रहा है, कोई सेक्रेटरी को गलत बता रहा है और कोई नायब सदर को गलत बता रहा है। तो इसमें बता रहा है लियाकत गद्दी सदर के सलीम कुरैशी ने मस्जिद और उसकी 6 दुकानों पे कब्जा कर रखा है और जिसके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, ये और बताया है। अब एक चीज और है कि वक्फ के मामले में किसी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हो तो वो वक्फ का सदर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, मेंबर कुछ भी नहीं बन सकता, किसी भी वक्फ कमेटी में या वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बन सकता। अब लियाकत गद्दी ने बताया कि पूर्व सदर गबरुद्दीन, उनका मकान भी वक्फ में है और उस मामले में भी केस चल रहा है। देखिए आप, मतलब आगे एक से बढ़ के एक सारे मामले। और फिरोज मलिक और एडवोकेट रहीम खान है, इनके मकान भी लियाकत कह रहा है कि वक्फ में है कि नहीं है, ये जांच का विषय है। अब जो कब्रिस्तान मिराना के बारे में लियाकत गद्दी कह रहे हैं कि खसरा नंबर 1215 के अंदर 40 दुकानें कटी हुई हैं। आप इस लाइन को गौर से सुनिए कि शाही कब्रिस्तान मिराना बयाना का है, उसके अंदर खसरा नंबर 1215 के अंदर 40 दुकानें कटी हुई हैं। और ये दुकानें कब कटी हैं बता रहे हैं कि 2015-16 के आसपास ये दुकानें कटी हैं। उस वक्त सलीम कुरैशी सेक्रेटरी और गबरुद्दीन इसमें सदर थे और उस वक्त ये 40 दुकानें जो इनका कटी हैं, लेकिन इनका निर्माण कार्य नहीं हुआ, उसके अंदर शिकायतें वगैरह, केस मुकदमे ये सारे चल रहे हैं। अब लियाकत गद्दी कह रहे हैं कि इन 40 दुकानों की अब वक्फ बोर्ड एनओसी देने की तैयारी कर रहा है। यानी वक्फ बोर्ड जब कोई चीज देता है फिर एनओसी जारी करता है तो उसके ऊपर निर्माण कार्य होता है। तो अब वक्फ बोर्ड एनओसी जारी कर रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो वक्फ बोर्ड अब एनओसी क्यों जारी कर रहा है, इसको 8-10 साल वक्फ बोर्ड ने रोके क्यों रखा, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। क्या इन 40 दुकानों को जो इनको अलाट की थी उनसे कोई बड़ा घालमेल, कोई बड़ा लेन देन का मामला है कि वक्फ बोर्ड ने 7-8 साल तो रोके रखा और अब जाकर के वक्फ बोर्ड इनकी एनओसी देने की तैयारी कर रहा है। इसका जवाब चेयरमैन, सीईओ और मेंबरों को सबको देना चाहिए कि इसमें कहानी क्या है, क्योंकि एनओसी दी जाएगी तो भी वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर बाकायदा वो रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद मेंबरों के, चेयरमैन के साइन होंगे, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग जारी होगी, उसके बाद उसका जो ऑर्डर है वो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकालेंगे। एक पूरा प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस अब अपनाया जा रहा है, तो इतने दिनों क्यों नहीं अपनाया गया। अब जो लियाकत गद्दी जो इसी कमेटी के सदर हैं वो कह रहे हैं कि बयाना के अंदर पिछले 8-10 साल में 5 से लेके 10 करोड़ रुपए का वक्फ का घोटाला है। कहां है, कितना है, वो उनका आरोप है। और हम ये चाहेंगे कि ये लोग हैं, चाहे वो सलीम कुरैशी हों, चाहे लियाकत गद्दी हों, चाहे फिरोज मलिक हों, चाहे चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली हों, चाहे सीईओ अबू सुफियान हों, या कोई इन मामलों से जुड़े हुए और लोग हों, ऑन रिकॉर्ड अगर कैमरे पे बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, ताकि इस सबको मालूम पड़े कि कहानी बयाना की, वक्फ जायदाद की क्या है। वो जब भी चाहेंगे हम 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर एपिसोड बनाएंगे। अब ये हमने तीनों का इनका घटनाक्रम आपको बताया है। अब जो, जैसा कि हमने पहले बताया कि नगर पालिका ने 1972 में पट्टे दिए थे, और जाहिर सी बात है पट्टे देने के बाद एक बार किसी के पास कागज आ जाता है
तो फिर उसकी रजिस्ट्री करवाना, उसका निर्माण कार्य करना, सबलेट करना, ये सारी चीजें हैं। अब बात है सरकारी ऑफिसों की भी। मुख्यमंत्री कौन रहे राजस्थान के अंदर 25 साल में? 1998 से लेकर के 2023 तक जो 25 साल का कार्यकाल है, उसमें 10 साल कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, 15 साल 3 बार करके कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, और 2 बार करके 10 साल भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। तो ये 25 साल के कार्यकाल में जो खुर्द-बुर्द हुई हैं, या जो पहले से खुर्द-बुर्द हुई हैं, वो जायदाद वापस वक्फ के कब्जे में क्यों नहीं आई, या जो सरकारी विभाग जो वक्फ पे जायदाद पे बैठे हैं, उन्होंने किराया क्यों नहीं दिया, इसके लिए क्या अशोक गहलोत दोषी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जो रही है वसुंधरा राजे वो दोषी नहीं है? क्या उस वक्त के जो भी मंत्री थे इन्हीं विभागों के और अधिकारी थे, वो क्या दोषी नहीं थे कि भाई जो वक्फ जायदाद आपके पास है तो उसका किराया तो जमा होना चाहिए? अब क्या है कि सरकार कई बार 2-4 बार वक्फ बोर्ड को 2-5 करोड़ रुपए किराए पेटे सरकार ने एक साथ दिया भी है, लेकिन वो इंडिविजुअल किसी अलग अलग जगह का नहीं दिया है। तो अब स्थानीय नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, क्योंकि शासन भाजपा और कांग्रेस का ही रहा राजस्थान में। स्थानीय नेता, खबर यह है कि स्थानीय नेता अब जब भी उनकी पार्टी का राज आता है, तो वो जयपुर में बैठे हुए अपने बड़े नेताओं से, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनसे संपर्क करके बयाना की वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द करते हैं, या पहले से जो खुर्द-बुर्द हो रखी हैं उनका बचाव करते हैं। जो वक्फ कमेटी में जो लोग आते हैं, वो भी जाहिर सी बात है स्थानीय नेता जो सत्ताधारी पार्टी के हों उनके टच में हों, या जयपुर में जो नेता हैं सत्ताधारी पार्टी के उनके टच में हों, उन्हीं लोगों को वहां बनाया जाता है। और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वो भी जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। तो वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों को कहने पे कमेटी अपॉइंट करता है। आदमी वही 4-5-6 घूम घूम करके हैं, लेकिन सलीम कुरैशी 2013 से 23 तक सेक्रेटरी और अभी नायब सदर हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है उनके पास कोई पावर नहीं है। अब गबरुद्दीन का नाम, लियाकत अभी सदर हैं, फिरोज मलिक अभी सेक्रेटरी हैं, और उससे पहले के नाम हमने सब बताए। यानी ये सब कहानी तो है कि वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन असल चीज है कि ये क्या सभी दोषी हैं, या इनमें कोई एक आध दोषी है, या सभी सही है, कोई दोषी नहीं है? कुछ तो कहानियां होंगी। अगर वक्फ बोर्ड अपनी मीटिंग बुलाएगा, वक्फ बोर्ड इसके लिए जांच कमेटी अपॉइंट करेगा। अब हम बताते हैं आपको कि हमने इसके लिए जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, जो प्रमुख मेंबर, जो राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, आदर्श नगर से विधायक हैं रफीक खान, उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद इस पर मीटिंग बुलाएंगे। हमने जो मुतवल्ली हैं सरवार दरगाह शरीफ के यूसुफ खान, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं मीटिंग, लेकिन वो भी मतलब इब्बट करके उन्होंने सर कि मीटिंग बुलाएंगे। अब बुलाएं कौन? चेयरमैन सीईओ मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? मीटिंग बुलानी चाहिए। हमने शब्बीर शेख जो भीलवाड़ा के जो वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी एक तरह के यही कि भाई हम कर क्या सकते हैं। हमने जो बार काउंसिल कोटे से जो एडवोकेट सैयद शाहिद हसन है, उनसे हमने बात की कि क्यों नहीं बुला रहे हो मीटिंग। कुल मिलाकर के ये है कि मीटिंग तो सभी बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहता है। और जो खबरें ये आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड में मीटिंग जब होती है तो वो मीटिंग होने के बाद में उसमें प्रोसीडिंग तक बदल जाती है। आज के इस युग में बड़ी हैरानी की बात है कि प्रोसीडिंग क्यों बदलती है, और सीईओ हो, चेयरमैन हो, कोई भी मेंबर हो, इसकी शिकायतें भी होती हैं आपस में, और प्रोसीडिंग है वो पब्लिक भी नहीं होती है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, चाहे केंद्रीय कैबिनेट की हो या राज्य सरकार के कैबिनेट की हो, तो शाम को ही उसके मिनट्स वगैरह डिसीजन है वो सामने आ जाते हैं कि कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर कोई मिनट्स वगैरह कोई जारी नहीं होते हैं, कुछ पता नहीं चलता कई दिन तक लोगों को, और फिर उसके मिनट्स बदल दिए जाते हैं। ऐसे आरोप है, खुद मेंबर्स ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मिनट्स बदल दिए जाते हैं। अब इसकी सबकी जांच हो, जांच कौन कर सकता है? हमने कहा कि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है। वक्फ बोर्ड चाहे तो बयाना का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, अपने 3 मेंबरों की कमेटी बनाए, कमेटी बना करके सारी जांच करे कि इसके अंदर लियाकत गद्दी सदर कह रहे हैं वो बात सही है, या सलीम कुरैशी नायब सदर कह रहे हैं वो बात सही है, या फिरोज मलिक सेक्रेटरी कह रहे हैं वो बात सही है,
या कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, नगर पालिका के लोग दोषी हैं या कोई और जो भाजपा या कांग्रेस के नेता हैं वो दोषी हैं, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अकेली बयाना के मामले में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुलाने के बाद एक 3 मेंबरों की कमेटी अपॉइंट करे और वो 3 मेंबरों की कमेटी 1 महीने के अंदर सारी इंक्वायरी करके वक्फ बोर्ड को सौंपे। अब अगर वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो एक सीनियर आरएस अफसर हैं अबू सुफियान, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर एक पूरी एक बॉडी है कि जब वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं कर पाता है तो सीईओ जो चाहे वो वीटो करके काम कर सकते हैं एक्ट के मुताबिक, तो सीईओ को करना चाहिए। अगली बात यह है कि जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो बयाना का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। सदर सेक्रेटरी पे आरोप लगा रहा है, सेक्रेटरी सदर पे आरोप लगा रहा है, नायब सदर सदर पे आरोप लगा रहा है, सदर नायब सदर पे आरोप लगा रहा है, यानी पूरी कहानी घूम रही है पदाधिकारियों के बीच में। फिर सीईओ और चेयरमैन हैं जो मोटी फैसिलिटी लेते हैं वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से फैसिलिटी कहां से लेते हैं? जो कमेटियों से 7% आता उससे फैसिलिटी लेते हैं। तो वो बयाना का मौका मुआयना क्यों नहीं करके आ रहे हैं? अब एक और सवाल, बड़ा सवाल, कि कांग्रेस और भाजपा में, अभी राज भाजपा का है, कांग्रेस और भाजपा में दोनों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं। कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग के नाम से और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे के नाम से। जो कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक विभाग है उसके चेयरमैन एमडी चोपदार हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके चेयरमैन हमीद खान मेवाती हैं। अब हमीद खान मेवाती, जब कांग्रेस का राज था अशोक गहलोत का, तो इसी मोर्चे के जो चेयरमैन रहे हैं राजस्थान के सादिक खान, तो 2022-23 में सादिक खान, हमीद खान मेवाती, इन लोगों ने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए वक्फ बोर्ड का घेराव भी किया है 2-4 बार, विरोध प्रदर्शन भी किया है। तब भी चेयरमैन खानू खां बुदवाली थे और वक्फ जायदाद बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की हैं और कांग्रेस के राज पे आरोप लगाए हैं। अब जब राज भाजपा का है तो सादिक खान और हमीद खान मेवाती खामोश क्यों हैं? अब वो क्यों ये इस बात की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने राज में कि वक्फ जायदाद बचनी, चाहे बयाना की चाहे कहीं और की? अब अगली बात यह कि हमीद खान मेवाती मूल रूप से भी भरतपुर जिले से ही ताल्लुक रखते हैं और बयाना भी भरतपुर जिले के अंदर है। अब अगर ये तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, मान लो इनकी मजबूरी होगी, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो विपक्ष में है, एमडी चोपदार विपक्ष के जो पार्टी है उसके नेता हैं, तो एमडी चोपदार को तो ये बात कहनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने या कहीं भी जयपुर के अंदर कि बयाना में या कहीं भी जो वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं वो खुर्द-बुर्द क्यों हो रही हैं, बचनी चाहिए, पिछले 10-15 साल की जांच होनी चाहिए, ये बात एमडी चोपदार को उठानी चाहिए। लेकिन एमडी चोपदार भी खामोश, हमीद खान मेवाती भी खामोश, पूरा वक्फ बोर्ड भी खामोश और बयाना में वक्फ जायदाद उजड़ रही है। अब जो बात यह है कि वक्फ बोर्ड अगर जांच नहीं कराए तो जो सरकार है, सरकार इस मामले में एसीबी से जांच करवा सकती है। वो इसलिए करवा सकती है कि सरकार के यहां जो वक्फ के मामलों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस, जो सीनियर आईएएस होता है, तो जाहिर सी बात फाइलें वहां तक जाती हैं तो इसका मतलब उनकी मर्जी चलती है। तो बयाना के मामले में दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, इसके लिए पिछले 20-25 साल की एसीबी से जांच हो। अगर वक्फ बोर्ड नहीं करवाए तो सरकार को करवानी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड मीटिंग नहीं बुला रहा है तो वक्फ बोर्ड के मेंबरों को मीटिंग बुलानी चाहिए। अगर कोई भी मीटिंग नहीं बुला रहा तो किसी एक मेंबर को एसीबी में लेटर लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखना चाहिए और किसी को भी इस बात की जांच के लिए, चाहे वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो पदाधिकारी है या मेंबर है, कि बयाना की जो मामले की जांच है वो 20-25 साल की एसीबी से जांच होनी चाहिए कि बयाना में क्या क्या स्या और सफेद हुआ है। इससे पहले अगर बोर्ड मीटिंग बुला ले तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि जो हमने जो बात रखी है उन बातों से वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सीईओ, कमेटी के लोग, इन सब पे कोई असर होगा और वो ऑन रिकॉर्ड अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे होंगे और बताएंगे कि बयाना का जो मामला है वो क्या सही है और क्या गलत है। हमारे एपिसोड से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं
तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।